हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस से द मोहान मैन ईटर की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी में लास्ट में जब जिम कॉर्बेट उस आदमखोर का शिकार करने के लिए बैठे होते हैं, उससे पहले उनको थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो जाता है। और जब वो शिकार कर रहे थे उसी वक्त उनको खांसी भी आ रही थी, पर शायद उनकी ये खांसी की आवाज सुनकर वो आदमखोर अलर्ट हो जाता। इसलिए उस वक्त जिम कॉर्बेट लंगूर की आवाज में खाक खाक ऐसी आवाज में वो अपनी खांसी को दूर करते हैं, जिससे उस टाइगर को भी ये ना पता चले कि वहां पर कोई बैठा है। तो इस तरह है मोहन मैन ईटर की कहानी। तो चलिए अब हम सुनेंगे पूरी कहानी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उनके समर होम से कुछ 18 मील दूर पर एक हिमालय में लंबा पर्वत रीछ था, जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जा रहा था। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट की थी। उस पहाड़ की जो रीछ थी उसके ऊपरी सतह पर, यानी ईस्टर्न के एंड पर, एक सुंदर समृद्ध और अट्रैक्टिव ओट्स की घास उगी हुई थी। ओट्स यानी जय के घास, जिसको इंसान और जानवर खाने में यूज करते हैं। जहां पर ओट्स वाली घास उगी हुई थी वो पहाड़ियां ढलान की सतह पर से सीधी खड़ी चट्टानों के रूप में नीचे उतरकर कोसी नदी तक जा रही थी। एक दिन गांव की सब लड़की और कुछ औरतों का ग्रुप वहां पर जय की घास काटने गए हुए थे। तभी अचानक एक टाइगर उनके बीच में आ जाता है और ये देखकर सब में भगदड़ मच जाती है। और उसी दौरान एक बूढ़ी औरत का पैर वहां से खिसक जाता है और वो लुढ़क कर ढलान से नीचे की ओर गिर जाती है। वहां पर नीचे चट्टान से निकली हुई एक शिला थी, जिसके ऊपर जाकर वो गिरती है। टाइगर उन लोगों की चीख पुकार से परेशान होकर जैसे आया था वैसे अचानक वहां से गायब हो जाता है। जब औरतें वहां से उस टाइगर को जाते हुए देखती है, उसके बाद थोड़ा उन लोगों का डर दूर हो जाता है। फिर सब एक साथ आकर उस पर्वत के नीचे से झांक कर देखते हैं, तो वो बूढ़ी औरत चट्टान से बाहर निकली हुई एक शिला पर पड़ी हुई थी। उस औरत ने उन लोगों को कहा कि वो बुरी तरह से घायल हो गई है। बाद में ये पता चला कि उस बूढ़ी औरत की एक टांग और उसकी कई पसलियां टूट गई थी। वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। उस बूढ़ी औरत को अब कैसे बचाया जाए, इस बात पर अब वो लोग काफी डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट में उन लोगों का डिसीजन ये हुआ कि ये काम उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, गांव के आदमी ही ये काम कर सकते हैं, यानी उस औरत को ऊपर लाने का काम गांव के जेंट्स लोग ही कर सकते हैं। इसलिए उन औरतों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग गांव जाकर वहां पर कुछ आदमियों को लेकर आएंगे। उन औरतों में से कोई भी उस बूढ़ी औरत के पास रुकने को तैयार नहीं था, जो काफी घायल हो गई थी। उन औरतों ने उस बूढ़ी औरत को ये बताया कि वो सब गांव जाकर मदद लेकर आएगी। उस बूढ़ी औरत ने सब लोगों को बहुत रिक्वेस्ट की कि उसे वहां पर अकेला छोड़कर नहीं जाए। फिर उनमें से एक लड़की थी 16 साल की, जो उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाती है, और बाकी का जो ग्रुप था वो गांव वापस लौट जाता है मदद लाने के लिए। लड़की राइड की ओर मुड़कर नीचे के टीले के बीच में बनी हुई दरार पर पैर रखकर एक नैरो शिला की ओर चली जाती है। वो नैरो शिला पहाड़ से थोड़ा सा ही आगे तक जा रही थी, वहां पर जहां पर वो औरत पड़ी हुई थी। उस लड़की को अब ये डर था कि वो अगर जरा सा भी हिले तो वो कुछ 100 फीट नीचे वैली में जाकर गिर जाएगी। इसलिए उसको काफी संभल कर वहां पर बैठना पड़ रहा था। उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की से कहा कि वो उसे शीला के छोटे से गड्ढे में थोड़ा सा सरका दे। लड़की ने वो काम बहुत मुश्किल से कर दिया। उस जगह पर केवल एक ही इंसान के बैठने की जगह थी। वो लड़की बूढ़ी औरत की ओर मुंह करके आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। इस मुद्रा में केवल भारत के लोग ही बैठ पाते हैं, ऐसा जिम कॉर्बेट कहते हैं। गांव वहां से 4 मील दूरी पर था। वो दोनों अब ये डिस्कस कर रही थी कि उनके साथ जो औरतें थी वो कितने घंटों में गांव पहुंचेगी और कितनी देर में वो पूरी बात उन लोगों की समझा पाएगी, और उसी समय गांव के उन लोगों को कितने आदमी मिलेंगे, बचाव के लिए कोई आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके पास वो बचाव दल कितनी देर में पहुंचेगा। ये सब दोनों डिस्कशन एकदम फुसफुसाकर कर रही थी।
और उन दोनों को ये डर था कि टाइगर कहीं आसपास ही होगा तो उन लोगों को सुन ना ले और अचानक उन लोगों पर हमला ना कर दे। तभी ही वो बूढ़ी औरत के मुंह से एक छोटी चीख निकल जाती है। लड़की उसके मुंह पर खौफ का भाव देखकर काफी डर जाती है। लड़की ने भी उस डायरेक्शन में देखा। वो टाइगर पहाड़ की ओर से एक छोटी सी गुफा से बाहर निकल रहा था और उनकी ओर ही बढ़ रहा था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों ने ऐसा दुखद और भयानक सपना कभी देखा होगा, जब कोई भयानक और विशाल जानवर हमें मारने के लिए हमारी ओर बढ़ रहा हो और हमारी आवाज और शरीर उस समय जड़ हो जाए। शरीर का पूरा हिस्सा पसीने पसीने से भीग जाए और फिर हम एक चीख के साथ जाग जाए और भगवान को धन्यवाद दे दे कि ये तो केवल एक दुखद सपना ही था। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर कोई बुरा सपना नहीं था जिससे वो अभागी लड़की जाग जाए। यहाँ पर तो फैक्ट था। अब यही एक कठोर सच्चाई थी कि चट्टान से बाहर की ओर निकली हुई एक शिला के एंड पर थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा था जिसमें वो बूढ़ी औरत लेटी हुई थी और वो यंग लड़की डर के मारे वहां पर जड़ होकर शिला के किनारे पर बैठी हुई थी। टाइगर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। किसी भी और अब भागने की कल्पना करना भी एक रोंगटे खड़े कर देना जैसा था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उनका फ्रेंड है मोती सिंह जो अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए गांव में आया हुआ था। जब वो औरतें सब गांव पहुंची तभी वो उस रेस्क्यू पार्टी को लीड करते हुए ऊंची खड़ी चट्टान पर पहुंच गया। फिर उसने नीचे झांककर देखा तो वो औरत वहां पर यानी जो बूढ़ी औरत थी वो वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी और शिला के किनारे पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। उस घायल औरत को गांव लाया गया। जब वो होश में आई तब उसने सारी कहानी उन लोगों को सुनाई। मोती सिंह फिर 18 मील चलकर उनके पास पहुंचता है। वो 60 साल के ऊपर का था। जिम कॉर्बेट ने उसे थोड़ा आराम करने को कहा तो उस आदमी ने मना कर दिया। फिर वो दोनों खोजबीन करने के लिए चल पड़ते हैं। अब 24 घंटे हो चुके थे। अब जिम कॉर्बेट कुछ भी नहीं कर सकते थे। टाइगर ने उस बहादुर बच्ची की कुछ हड्डियां और खून से सने हुए कपड़े के अलावा कुछ भी वहां पर नहीं छोड़ा था। वो यंग लड़की पहली इंसानी शिकार थी उस आदमखोर की जिसे उस टाइगर ने मार डाला था। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इस दुर्घटना को द मोहन मैन ईटर के नाम से दर्ज किया गया है। उस लड़की की हत्या करने के बाद विंटर सीजन आ जाती है। फिर वो टाइगर कोसी वैली में चला जाता है। रास्ते में उसने कई लोगों के अलावा पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी और विधानसभा के सदस्य की बहू को अपना शिकार बनाया था। फिर जैसे ही समर सीजन स्टार्ट हुआ, वो अपने पहले शिकार की जगह पर वापस लौट आता है। कई साल तक वो वहां पर कोसी घाटी से लेकर ककड़ी घाट तक गार्गिया तक लगभग 40 मील तक का जो एरिया था वहां पर वो अपना आतंक मचाता रहा और लास्ट में उसने अपना ठिकाना बदल दिया। वो कातक नौला गांव के पास मोहन नाम के पहाड़ पर आकर बस गया और वहां पर वो अपना आतंक फैलाने लगा। डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में उस समय कुमाऊं के डिवीजन में ये डिस्कशन हो रहा था कि उस एरिया में 3 आदमखोर काफी एक्टिव है। उस एरिया के हिसाब से उनका डिवीजन किया गया। पहला जो आदमखोर था वो चौगढ़ का था, जिला नैनीताल। दूसरा आदमखोर था मोहन मैनेटर, जिला अल्मोड़ा। और जो तीसरा आदमखोर था वो कांधा मैनेटर, जिला गढ़वाल, जिसको अब पौड़ी गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट ने चौगढ़ के आदमखोर को मार डाला था। उसके बाद अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर बेंच ने उनको उनका प्रॉमिस याद दिलाया और उनसे ये कहा कि अभी तो आपके वादे का एक ही भाग पूरा हुआ है। मोहन आदमखोर आपका अगला एम है। वो इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है। दिन पर दिन वो वहां के लोगों के लिए काफी खतरा बनता जा रहा था। पिछले वीक ही उस आदमखोर ने कार्तक नौला गांव के 3 निवासियों को मार डाला था। बेंज ने इसी गांव में उनको जाने के लिए कहा। जब जिम कॉर्बेट चौगढ़ के आदमखोर को मारने में बिजी थे, तब लेंज ने कुछ स्पोर्ट्समैन को कार्तक नौला भेजा हुआ था।
पर वो लोग टाइगर को ढूंढ ही नहीं पाए और वो लोग फिर रानी खेत में अपने डेपो में वापस लौट आए थे। बेंच ने उनको मैसेज दिया था कि अब उनको इस गांव में जाना चाहिए जहां पर मोहन का आदमखोर एक्टिव है। बेंच ने उनको काफी प्रिकॉशन लेने के लिए कहा क्योंकि आदमखोर का शिकार करने वालों की नस नाड़ियां काफी पतली हो जाती है, यानी वो लोग काफी वीक हो जाते हैं और जब दो पार्टियां यानी दो ग्रुप एक ही जगह पर काम कर रही हो तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी भी काफी बनी रहती है। मई महीने में झुलसाने वाली गर्मी में एक दिन वो अपने दो नौकर और 6 घड़वालियों के साथ दोपहर को 1 बजे रामनगर स्टेशन पर वो ट्रेन से नीचे उतरते हैं। वहां से वो कारतक नौला की ओर 24 मील की पैदल यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वहां पर उनका जो पहला स्टेज था वो केवल 7 मील पर ही था। गार्गिया पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। बेंच का उनको लेटर मिला था जिस वजह से वो जल्दी से अपने घर से निकल पड़ते हैं। वो गार्गिया के फॉरेस्ट बंगलो में रुकने के लिए परमिशन लेना भी भूल गए थे, इसलिए वो बाहर खुले में ही सो जाते हैं। गार्गिया की कोसी नदी से काफी दूर कई सौ फीट ऊंचा एक बड़ा पहाड़ था। जब वो वहां पर सोने की कोशिश कर रहे थे तब उनको कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद पहाड़ के ऊपर से कुछ पत्थर नीचे चट्टानों पर गिरे होंगे। कुछ टाइम हो गया लेकिन उनको वो आवाजें काफी टेंशन में डालने लगी थी। वो उठकर बैठ जाते हैं। वहां पर चंद्रमा की रोशनी काफी अच्छी थी। उस चंद्रमा की रोशनी इतनी तेज थी कि वो सांप और आदि कोई भी जानवर से बचकर वहां पर अच्छे से चल सकते थे। उन्होंने अपने कैंप बेड को छोड़ दिया और पत्थर कहाँ से आए थे, आवाज किस चीज की थी, ये देखने के लिए निकल पड़ते हैं। जिम कॉर्बेट ने ये देखा कि वो आवाजें मेंढकों की थी, यानी फ्रॉग की आवाजें थी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने ये तो सुना था कि दुनिया के अलग-अलग भाग में अलग-अलग जमीन पर, पानी में और पेड़ों पर रहने वाले मेंढक अजीब तरह की आवाजें निकालते हैं, पर गार्गिया के मेंढक मई के महीने में ऐसी आवाजें निकालते हुए ये उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। दूसरे दिन सुबह वो लोग 12 मील चलकर मोहन गांव पहुंच जाते हैं। तब तक काफी गर्मी बढ़ चुकी थी। उनके साथ आए हुए लोग अपना खाना बनाने में बिजी हो जाते हैं और जिम कॉर्बेट का नौकर उनके लिए नाश्ता तैयार करने में बिजी हो जाता है। बंगले का चौकीदार, दो फॉरेस्ट गार्ड और मोहन बाजार के बहुत सारे लोग उस आदमखोर की स्टोरी सुनाकर उनका काफी एंटरटेनमेंट कर रहे थे। अब सबसे ताजा जो उदाहरण था, कारनामा था, वो कोसी नदी के मछुआरों का था। वहां पर एक फॉरेस्ट गार्ड ने बहुत प्राउड से उस घटना का अपने को हीरो बना दिया था। उस फॉरेस्ट गार्ड ने बहुत ही क्लियरली ये बताया था कि एक दिन कैसे मछुआरों का नदी के मोड़ पर उस आदमखोर से आमना सामना हो गया था। कैसे वो मछुआरे अपनी छड़ी फेंक कर गार्ड के कंधे से राइफल छीनने और जान बचाने के लिए सब लोग भाग पड़े और टाइगर भी काफी स्पीड से उन लोगों के पीछे भाग रहा था। तभी जिम कॉर्बेट ने उस गार्ड से पूछा, क्या तुमने पीछे मुड़कर देखा? तो उस गार्ड ने ये जवाब दिया, नहीं साहब, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो वो पीछे मुड़कर कैसे देख सकता है? फिर उस फॉरेस्ट गार्ड ने उन मछुआरों के बारे में ये बताया कि कैसे वो लोग घास पर फिसल कर एक सोए हुए भालू पर गिर जाते हैं। उसके बाद सब वहां पर शोर मचाकर यहाँ वहां भागने लगते हैं और फिर वहां पर भगदड़ सी मच जाती है। कोई इस डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई उस डायरेक्शन में भाग रहा है। किसी को नहीं पता कौन कहाँ पर भाग रहा है। यहाँ तक कि वो भालू भी यहाँ वहां भागने लगा था। वो भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या हो गया। ऐसे कंडीशन में वो मछुआरे अपना रास्ता भटक गए थे। फिर बहुत देर बाद उस फिशरमैन को अपने बंगले का रास्ता मिल गया था। उसके आते ही उस फॉरेस्ट गार्ड ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर उस मछुआरे को डांटते हुए उस फॉरेस्ट गार्ड ने उससे ये पूछा कि तुम कैसे मेरे राइफल छीन कर ले गए और मुझे खाली हाथ एक आदमखोर और एक भयानक भालू से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया, वो भी बिना हथियार के। उसके बाद से वो मछुआरा दूसरे दिन मुहान गांव से चला जाता है। इस किस्से को अब स्टॉप करते हुए गार्ड ने उनको ये बताया कि भालू पर गिरने से मछुआरे
कि टांग पर चोट आई थी और फिर यहाँ पर रुककर कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि कोसी नदी में पकड़ने के लिए अब कोई मछली भी नहीं मिल रही थी। इसलिए वो मछुआरा गांव छोड़कर चला जाता है। फिर दोपहर तक वो लोग अपनी जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग जब जाने के लिए निकलते हैं तो वहां पर कुछ लोग बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और उन लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं, यानी जिम कॉर्बेट और उनके आदमियों। रास्ते में काफी घना जंगल आने वाला था और आदमखोर से बचकर रहने की चेतावनी भी उन लोगों को दी गई थी। फिर वो लोग 4000 फीट की चढ़ाई चढ़कर कार्तक नौला के लिए चल पड़ते हैं। उनकी स्पीड काफी धीमी थी। उसका कारण ये था कि उनके आदमी बहुत सारा सामान लेकर चल रहे थे और रास्ता भी काफी सीधी चढ़ाई वाला था। वहां पर काफी भीषण गर्मी भी थी। उस समय ऊपर के इलाकों में बसे हुए गांवों में उस समय ईस्ट की साइड किसी प्रकार की अशांति फैली हुई थी। यहाँ तक कि नैनीताल से वहां पर पुलिस को भी बुलाना जरूरी हो गया था। उनको किसी ने ये एडवाइस दिया था कि वहां पर अव्यवस्था के कारण हो सकता है कि उनको जरूरत की चीजें मिलने में थोड़ी मुश्किल हो। इसलिए वो अपने लिए और अपने साथियों के लिए काफी खाने पीने का सामान लेकर जा रहे थे। यही सामान की वजह से उनके साथियों के पास काफी बोझा हो गया था। इसलिए उन लोगों की स्पीड उस बोझे के कारण काफी स्लो हो गई थी। कई जगह पर वो लोग रुक रुक कर एक खेतों वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। अब दोपहर हो चुकी थी और अब आदमखोर का कोई भी खतरा नहीं था। इसलिए वो अपने साथियों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जंगल के गार्ड यानी फॉरेस्ट गार्ड ने उनको एक फॉरेस्ट हट के बारे में बताया था। ये जगह मोहान से भी दिखाई देती थी। कार्तक नौला में उनके ठहरने के लिए एक बेस्ट प्लेस उनको बताई गई थी। ये जगह ऊंचे पर्वत पर थे जहां से मोहान दिखाई देता था। पर्वत के साथ साथ एक फ्लैट सड़क पर चलते चलते एक मोड़ पर एक ravine थी जहां पर काफी घना झाड़ जंखाड़ था। वहां से थोड़ा आगे जाकर उनको एक औरत दिखाई देती है। वो औरत एक लकड़ी की बनी नाद से बहती हुई एक पतली सी धार से अपना मिट्टी का घड़ा भर रही थी। उनके जूतों की आवाज से वो डर ना जाए इसलिए उसका ध्यान खींचने के लिए जिम कॉर्बेट वहां पर थोड़ा खांसते हैं। वो लड़की बुरी तरह से चौंक जाती है। उससे थोड़ी सी दूर पर वह रुककर अपनी सिगरेट जलाते हैं। फिर 1 या 2 मिनट के बाद बिना उसकी ओर मुड़े जिम कॉर्बेट उससे ये पूछते हैं कि क्या ये जगह एक अकेली लड़की के लिए सेफ है। वो लड़की थोड़ी झिझक के साथ उनको ये जवाब देती है कि नहीं, पर पानी भरने के लिए यहाँ पर आना जरूरी था। घर में और कोई भी नहीं था जो उसके साथ यहाँ पर आता, इसलिए वो अकेली ही यहाँ पर पानी भरने चली आई थी। तब जिम कॉर्बेट ने ये पूछा कि क्या घर में कोई और पुरुष नहीं था। तब वो लड़की ने कहा, हाँ हाँ है, पर वो खेतों में काम करने गए हैं। वैसे भी पानी भरना औरतों का काम है। फिर जिम कॉर्बेट ने पूछा, घड़ा भरने में और कितना समय लगेगा। औरत ने कहा, बस थोड़ा सा और। अब तक उस औरत का डर और उसकी जो शर्म थी वो खत्म हो चुकी थी और अब वो उनसे ही पूछताछ कर रही थी, क्या तुम पुलिस के आदमी हो। जिम कॉर्बेट ने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो। जिम कॉर्बेट ने कहा, नहीं। तो कौन हो तुम। जिम कॉर्बेट कहते हैं, केवल एक आदमी। उसने पूछा, क्यों आए हो। यहाँ के लोगों की मदद करने। जिम कॉर्बेट ने कहा, कैसे। आदमखोर को मारकर। इस तरह उसने काफी सवाल पूछे। उस औरत ने यह भी पूछा कि टाइगर के बारे में कहाँ सुना था। अकेले क्यों आए हो। तुम्हारे आदमी कहाँ पर है। कितने हैं। कब तक रहोगे। ऐसे बहुत सारे सवाल उस औरत ने उनसे पूछ लिए। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब तक उसकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई तब तक उसका घड़ा भरने का सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुआ था। वो अब उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। तभी उसने साउथ की ओर जा रही एक पर्वत रेंज पर घास से ढकी हुई ढलान पर एक बड़ा विशाल पेड़ था जिसकी तरफ उसने इशारा करते हुए उनको ये बताया कि 3 दिन पहले टाइगर ने एक औरत को वहां पर ही मार डाला था।
उन्होंने उस पेड़ को बहुत ध्यान से देखा। एक्चुअल में जिम कॉर्बेट जहां पर रुकने वाले थे, उस फॉरेस्ट हट से केवल 200 या 300 गज पर ही वो पेड़ था। अब वो लोग एक फुटपाथ पर आ गए थे। उस पर चलते हुए उस औरत ने उनसे कहा कि पहाड़ी के शोल्डर के पास उसका घर है और अब वो यहाँ पर सेफ है। विम कॉर्बेट कहते हैं कि जो लोग भारत की औरतों से परिचित नहीं है, उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब वो अपना घड़ा भरने का वेट कर रही थी, तभी वो पूछताछ करते हुए उनको एक फ्रेंड मिल गया था। इतने कम समय में उसके माध्यम से उनको पूरे गांव की जानकारी मिल गई थी और जान पहचान भी हो गई थी। अब उनको ये श्योर हो गया था कि वो कोई भी किसी भी प्रकार के अधिकारी नहीं थे और उनको उनकी जो जर्नी थी उसका एकमात्र एम यही था कि उनको उस आदमखोर को मारना है और इन लोगों को उससे छुटकारा दिलाना है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर ही खत्म करते हैं। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।